सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 2 लाह की चूड़ियाँ कहानी का पुनरावृत्ति करेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं कामता नाथ जी। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था तथा मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में हुई। ये सुप्रसिद्ध कहानीकार व लेखक थे। लेखक लाह की चूड़ियाँ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज मशीनी युग आ गया है। अब सारा कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। गांव एवं शहर के बीच जो संबंध था वह भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मशीनी युग के कारण गांव में भी सारी सुविधाएं मिलने लगी है, लेकिन जो गांव के लोग परिश्रम से पसीना बहाकर काम करते थे, अब अपने हाथ से न करके मशीन के द्वारा कार्य का संपादन कर रहे हैं। जैसे हल बैल के द्वारा खेत को जोतना, कुएं से जल खींचकर खेत को पटाना इत्यादि जो कार्य लोग करते थे और व्यस्त रहते थे, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गया। अपने हाथों की कला लुप्त होते जा रहा है। अब सारा कार्य मशीन के द्वारा ही किया जा रहा है। लेखक इस कहानी से यह बताना चाह रहा है कि लाह को पिघलाकर जो हाथों से सुंदर सुंदर चूड़ियाँ एवं कंचे बनाई जाते थे, अब वह मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है। फलतः बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। लेखक अपने मामा के गांव में रहने वाला व्यक्ति बदलू का चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। बदलू का काम था कि लाह को पिघलाकर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ एवं कंचे बनाकर गांव में घूम घूम कर बेचना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने कार्यों में व्यस्त रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वहन करना। लेखक जब अपने मामा के गांव जाता तो बदलू के पास अवश्य जाता और 2-4 घंटे बैठकर उसके कार्य को निहारता। बदलू इसे सुंदर लाह की कंचे देता। लेखक को इसे बहुत पसंद आता, परंतु कुछ वर्षों बाद बदलू का कार्य यानी लाह पिघलाकर जो सुंदर सुंदर चूड़ियों का निर्माण करता वह बंद हो गया। कारण कि मशीनी युग का आरंभ हो गया था। उसके कार्य ठप पड़ गए थे। वह बेरोजगार हो चुका था। इसी अंतराल में लेखक जब मामा के गांव पहुंचता है और बदलू से मिलता है तो उसके बहुत आश्चर्य भी होता है। इस बदले हुए दृश्य को देखकर एक दूसरे को पहचानने में भी देर होता है। बाद में वस्तु स्थिति से परिचय होता है और मशीनी युग के आने के कारण हस्तकला लुप्त के कगार पर पहुंचने पर चिंता व्यक्त करता है। अब आप इस कहानी को विस्तृत से स्मरण करें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, लेखक कह रहा है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाह की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती थी जिसमें वह लाह पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान
पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। जब लाह की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नौबधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाह की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाह की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में
मैंने लाह की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई, नहीं भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चुनिया को कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाह की चूड़ियाँ बहुत ही खब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई
कि बदरू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। कुछ कठिन शब्दार्थ को देखें। चाव, चाव का मतलब रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई या धातु की पतली छड़। मुंगरी का मतलब मुंगरी, मुठियादार लकड़ी का बना होता है जो ठोकने पीटने के काम में आती है। पैतृक, पिता से प्राप्त या पूर्वजों का या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। आज वस्तु विनिमय नहीं होता है। कसर, घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक का मतलब कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा जिसे हम पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी, घाव पर दवा लगाकर बांधना कपड़े से, जख्म का इलाज करना इत्यादि। मचिया, चौकोर खाट जो सुतली आदि से बुनी होती है और बैठने का उपयोग में आता है। मुखातिब, सामने देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र। फवना माने सजना, शोभा देना, अच्छा लगना। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो।